तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है। तो ब्रिजवासी बोलते हैं, इस गाड़ी में कौन आया होगा? तो कोई बोलता है, लगता है यह उनके बेटे और बहू की गाड़ी है। तभी गाड़ी से उनकी बहू बाहर आती है, जिसका नाम शिवानी है, जो राजपुरोहित जी की बड़ी बहू है, और अपनी सास के पास आकर कहती है, इस घर में रहना पड़ेगा हमें। तो उसकी सास, जिसका नाम आरती है, कहती है, बेटा विवेक कहाँ है? विवेक राजपुरोहित जी के बड़े बेटे हैं, जो अपने दोनों पैर से अपाहिज हैं और व्हीलचेयर पर बैठकर अपना गुजारा करते हैं। तो शिवानी अपमानित करते हुए अपनी सास से कहती है, गाड़ी में और कहाँ होंगे? उसकी सास कहती है, अकेले? तो शिवानी कहती है, नहीं, सरोज है ना उसके साथ। सरोज, जो राजपुरोहित जी के घर का नौकर और शिवानी को छोड़ पुरोहित परिवार के सभी सदस्य सरोज को अपने घर का सदस्य मानते हैं, और आवाज़ लगाती है, सरोज, इन्हें गाड़ी से बाहर लेकर आओ। तभी सरोज विवेक को गाड़ी से बाहर लेकर आता है, और माँ जी खुश हो जाती है और सरोज से कहती हैं, अरे हाँ सरोज, श्याम के आने का टाइम हो रहा है ना? श्याम जो राजपुरोहित जी के छोटे बेटे हैं। तो सरोज कहता है, हाँ माँ जी, हम लेकर आते हैं। तब तक फिर से आरती जी कहती है, अरे माँ की गाड़ी कहाँ है? अब तक क्यों उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी सरोज कहता है, अरे हाँ माँ जी, हम तो आपको बताना ही भूल गए थे। दादी माँ ने कहा था कि इतने सालों बाद वृंदावन में आ रही हैं, तो बिना ठाकुर जी के दर्शन किए हवेली नहीं आएंगी। यह सुनकर आरती जी और राजपुरोहित जी खुशी से मुस्कुराते हैं, और सभी सदस्य हवेली में प्रवेश करने लगते हैं, और सरोज श्याम को लेने इधर एयरपोर्ट चला जाता है। इधर शास्त्री जी को कहीं जाना था, वह आवाज़ लगाते हैं, और अरे तैयार हो गई भाई, पड़ोस के गांव जाना है, हमारे बगैर पूजा शुरू नहीं होगी, कहीं देर ना हो जाए। देवकी जी को राधा तैयार कर रही थी, अच्छे से साड़ी पहना रही थी। तभी देवकी जी कहती है, मैं तैयार हूँ जी, बस आती हूँ। और राधा से बोलती है, राधा जल्दी करना। तो राधा कहती है, माँ 1 मिनट और रुको, साड़ी ठीक से बैठाने दो। तो माँ कहती है, अरे बिटिया, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे सजाती है जैसे मैं दुल्हन हूँ, मेरे सजने की उम्र खत्म हुई। तो राधा कहती है, क्यों, सजने की कोई उम्र होती है? जो देखे उसे लगना चाहिए कि बृजमोहन शास्त्री जी की धर्मपत्नी आ रही है। तभी शास्त्री जी राधा की बातें सुन गर्व से खुश हो रहे होते हैं। तो माँ कहती है, तू सबका कितना ध्यान रखती है, हमें शायद आने में देर हो जाएगी, तो खाना सरिता के हाथ समय पर अम्मा जी के पास भिजवा देना, ठीक है? यह कहकर शास्त्री जी और देवकी जी दोनों जाने लगते हैं। तभी राधा के मन में रासलीला को देखने का ख्याल आता है। माँ से पूछ लेती हूँ। राधा जाने से पहले अपनी माँ से पूछना चाहती है, माँ मैं। तभी शास्त्री जी कहते हैं, चलिए देवकी जी, बड़ी देर हो गई है। यह सुन राधा चुप हो जाती है। देवकी जी कहती है, हाँ बोल बेटी। तो राधा कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। और जाते जाते माँ राधा से कहती है, सुन, सरिता का ध्यान रखना, पता नहीं किस दिन धुन में खोई रहती है, बिना खाना खाए सो ना जाए, ठीक है? और शास्त्री जी भी कहते हैं, और बेटा मंदिर और घर दोनों का ख्याल रखना, हम चलते हैं। तो राधा हाँ में जवाब देती है, और यह दोनों चले जाते हैं। कुछ देर बाद राधा सरिता के कमरे के पास जाकर दरवाजा को बजाते हुए, सरिता सरिता। तभी सरिता दरवाजा खोलकर, क्या है राधा? तो राधा कहती है, वह खाना तैयार है, वह माँ ने कहा था कि तू अम्मा को दे आना। तो सरिता कहती है, ओ राधा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही देकर आ जाओ खाना। तो राधा कहती है, मैं कैसे दे सकती हूँ, तुम जानती हो ना अम्मा। यह सब कहते हुए राधा की नज़र बेड के नीचे किसी जूते पर पड़ती है। तो राधा सरिता को कमरे से बाहर निकालते हुए, सरिता बाहर आ जा, तेरे कमरे में कोई है। और राधा उसके पास जाती है तो देखती है सरिता का दोस्त पूरक है, जो सरिता को ऑडिशन की तैयारी के लिए उसकी मदद करने आया था। उसे देखकर राधा कहती है, यह तो। तभी पूरक बाहर आता है और कहता है, मेरा नाम पूरक है और मुझे लोग पूरे वृंदावन का सबसे हैंडसम लड़का मानते हैं। सरिता, हमारी चोरी पकड़ी गई। तभी सरिता राधा से कहती है,
अब इसे ऐसे देख क्यों रही हो? दोस्त है मेरा, ऑडिशन की तैयारी के लिए मदद कर रहा है मेरी। तो राधा कहती है, लेकिन जब माँ और बाबूजी को पता चलेगा कि तेरे कमरे में एक लड़का है। तो सरिता बात बीच में काटते हुए, अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? ओ राधा, हर बात माँ बाबूजी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा तू बता, तेरा दिल कर रहा है ना रासलीला में जाने का, मगर माँ और बाबूजी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही ना? अरे इसका मतलब यह तो नहीं कि तू रासलीला में ना जाए। तो राधा कहती है, मगर माँ और बाबूजी ने मना किया तो कैसे जा सकती हूँ? तो सरिता राधा को समझाते हुए कहती है, ओ बेवकूफ़, इधर आ। मना तो वह तब करेंगे जब उनसे कोई पूछेगा। राधा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा तू ही बता, तेरा दिल क्यों करता है इतना रासलीला देखने के लिए? क्योंकि तू अपने कान्हा से बहुत प्यार करती है ना? ठीक है, वैसे ही मैं भी एक्टिंग से बहुत प्यार करती हूँ। तू अपने कान्हा के लिए कुछ भी करेगी ना, ठीक वैसे ही मैं भी एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसलिए मुझे पूरक की हेल्प चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे तुम्हारी। राधा, तुम मेरी मदद करोगी ना? तो राधा मान जाती है और हाँ कह देती है। तो सरिता कहती है, ग्रेट। देखो, तुम भी पूरक के बारे में कुछ मत बताना और मैं भी रासलीला के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चलो, तुम्हें बहुत सारे काम है ना, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। अम्मा को खाना ज़रूर दे देना। यह सुन राधा झटपट बात को काटते हुए, नहीं नहीं, मैं अम्मा को खाना कैसे दे सकती हूँ? याद है ना तुझे पिछली बार क्या हुआ था? खाना तो तुझे देना पड़ेगा। सरिता कहती है, ओहो राधा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, पिछली बार भी तो पता नहीं चला था। कुछ सोच लेना, जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। यह कहकर राधा को कमरे से बाहर कर कमरे को बंद कर लेती है। इधर आरती जी सरोज और श्याम का इंतजार कर रही होती है। तभी राजपुरोहित जी आरती के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है आरती, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। देखो ना, श्याम अभी तक नहीं आया। अरे सरोज गया है ना उसे लेने के लिए। यही तो परेशानी है कि सरोज गया है उसे लेने। वैसे तो लड़का होनहार है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है, पता नहीं चलता। राजपुरोहित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे आप परेशान मत होइए, बस वह अभी आता ही होगा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वह ख़त्म कर लेता हूँ। शाम आए तो मुझे ऊपर से बुलवा लीजिएगा। यह कहकर पुरोहित जी ऊपर चले जाते हैं। तभी सरोज का फ़ोन आता है। तो आरती जी फ़ोन उठाकर, हेलो श्याम। तो सरोज कहता है, नहीं माँ, हम हैं सरोज। तो आरती बोलती है, क्या हुआ, श्याम आ गया? तो सरोज कहता है, माँ जी, हवाई जहाज़ तो कब का आ गया, लेकिन श्याम भैया उसमें नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है, वहीं कहीं होगा, तुमने पहचाना नहीं क्या उसे? तो सरोज कहता है, क्या कह रही हो माँ जी, हम श्याम भैया को नहीं पहचानेंगे? अरे बचपन में एक ही मिट्टी में लेटे हैं हम दोनों। वह वहाँ विदेश में भी खांसते हैं ना, तो यहाँ हमें सुनाई पड़ जाता है। बस बस, वह सब मुझे मालूम है। तुम दोनों की दोस्ती मैं अच्छे से जानती हूँ और अपने बेटे को खास कर बहुत अच्छे से जानती हूँ। चकमा देने में कम थोड़ी ना है वह। सरोज, तुम ठीक से देखो, वहीं कहीं होगा। वह कहकर फ़ोन काट देती है। तभी श्याम अपनी गाड़ी से वृंदावन पहुँच अपने घर से पहले गाड़ी रोककर अपने कैमरे को लिए सभी की तस्वीरें खींचते हुए पहाड़ों की गायों का, घाटों पर पानी भरते हुए लड़कियों का आगे बढ़ता रहता है। उधर राधा चुपके से खाना लेकर अम्मा के कमरे में देखकर आने लगती है। तभी अम्मा उसे देख लेती है तो अम्मा खाने की थाली को उठाकर पटक देती है और बोलती है, करमजली, तूने फिर से मेरे भोजन को हाथ लगाया। तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे भोजन को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तेरी मोटी खोपड़ी में कुछ ना घुसे है। हाय दैया, फूटे करम, जहर दे दे, जहर। राधा डरकर कहती है, वह मैं नहीं अम्मा, वह। तभी ये शोर सुनकर सरिता वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? तो अम्मा कहती है, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ बेटा, यह कलंकनी मेरा धर्म भ्रष्ट करने पर तुली है।
क्या हुआ अम्मा, इसी से पूछ, भूखा प्यासा मार रही है। सारा भोजन अशुद्ध कर दिया इस नीच ने तो। सरिता कहती है, पर राधा तुझे तो मालूम है ना कि तुझको अम्मा का भोजन छूने तक को मना है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? अरे मैं भी तो घर पर ही हूँ, अगर अम्मा को भोजन ही देना था तो मुझे बुला लिया होता। यह बोलते हुए सरिता राधा को आँख से कुछ इशारा कर देती है। तब अम्मा कहती है, मेरे बच्चे कुछ दिन भी नरक में बदल रही है ये कलंकनी। नहीं, तुझे नरक में भी जगह ना मिलेगी। तो सरिता कहती है, अरे जाने दो ना अम्मा, अब मैं आ गई हूँ, मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ ना। अब तो मुझको भूख नहीं। इस पापन ने ऐसी बुरी नज़र दी कि भोजन से मन उछट गया मेरा। अब तो फैसला हो जाए कि यह करमजली इस घर में नहीं रहेगी, नहीं तो मैं चली तीर्थ पर। मैं ब्रिज से कहूँगी, अब तो फैसला हो जाए। राधा और सरिता दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तब सरिता अम्मा से कहती है, नहीं नहीं अम्मा, आप बाबूजी से कुछ नहीं कहेंगे। अरे आप तो जानती हैं कि बाबूजी को कहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी की तरह से सरिता अम्मा को मना लेती है। तभी सरिता राधा को कहती है, ले जाकर पूरक को शरबत दे आओ, बेचारा गर्मी में मेरा इंतजार कर रहा है। तभी राधा पूरक को शरबत देने चली जाती है। राधा शरबत लेकर अंदर आई और टेबल पर रखकर जाने लगी तो पूरक कहता है, जी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, पर शरबत का गिलास मेरे हाथ में तो दो। राधा हाथ में लेकर शरबत उसके पास गई और पूरक गिलास पकड़ते हुए राधा को गंदी नज़र से देखकर उसे छेड़ने लगता है। तो राधा आवाज़ देती है तो सरिता दौड़ी हुई आई और बोलती है, क्या कर रही हो, इतना शोर क्यों कर रही हो? तो राधा उसे बताने लगती है। तभी पूरक बीच में बोलता है, अपनी बहन से ही पूछ लो, शरबत का गिलास लेते वक्त ज़रा हाथ क्या लग गया, पता नहीं इन्होंने मेरे बारे में क्या सोच लिया। तब सरिता बोल पड़ी, ओहो राधा प्लीज़, और आज के लिए इतना ड्रामा बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है तुझे? वरना अम्मा यहाँ आ जाएगी और हम सबकी छुट्टी। और वैसे भी अब तुम्हें रासलीला में जाने के लिए देर नहीं हो रही, चल चल जल्दी यहाँ से निकल। तभी राधा मंदिर आ जाती है और बड़े प्रेम भाव से कान्हा से बात करने लगती है। कान्हा जाने क्यों सुबह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो, पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। कान्हा, रासलीला में जाने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि बाबूजी की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करती, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी रासलीला नहीं देख पाऊंगी। तभी रासलीला की आवाज़ राधा के कानों में पड़ती है तो राधा का खुशी का ठिकाना ना रहा और कान्हा से कहती है, कान्हा रासलीला शुरू हो गई। रासलीला की आवाज़ राधा को अपनी ओर खींच रही थी और अपने मन में कान्हा से कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा जी, आप चाहते हैं कि मैं रासलीला में जाऊं, मेरे कदम ठहर क्यों नहीं रहे हैं? यह कहते हुए राधा वहां से खुशी से भागते हुए रासलीला को देखने चली जाती है। तभी उधर श्याम सबकी तस्वीरें खींचते हुए रासलीला तक पहुंच जाता है और रासलीला में भी सबकी तस्वीरें खींचते रहता है। तस्वीर खींचते खींचते उसकी नज़र राधा पर पड़ी तो श्याम उसे कुछ देर तक देखते रह गया और उसकी भी फ़ोटो खींचने लगा कि बीच में बहुत से लोग आ जाते हैं तो रुक जाता है। जैसे ही राधा दिखने लगती तो फ़ोटो लेने लगता, फिर बीच में लोग आ जाते, ऐसे वह फ़ोटो नहीं खींच पाया तो श्याम भीड़ से बाहर होकर बगल से उसके पास आने लगता है। इधर राधा अपनी धुन में कान्हा का भजन करते हुए, कान्हा को याद करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए नाच रही थी। तभी श्याम उसके पास आकर अपने कैमरे से फोटो लेता है तो कैमरे की चमक से राधा का ध्यान टूट जाता है और अचानक से उसे देखकर राधा डर कर गिर जाती है और श्याम राधा पर मोहित हो जाता है और उसे देखने लगता है और राधा श्याम को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। कृष्ण की भक्त राधा के साथ आगे क्या होगा, ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो के आने वाले पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।